सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जो अपने हस्बैंड को स्टैप कर देती है और उसके बाद खुद रोने भी लगती है। पर उसका हस्बैंड उसको जरूर बोलता है कि मैं अपने नेक्स्ट लाइफ में तुमको जरूर फ्री कर दूंगा। अब चाकू लगने के बाद भी इतनी देर तक तो वो जिंदा था ही, पर मरता कैसे? अपनी वाइफ को बचाने में ही। हीरोइन के ऊपर दीवार गिरने वाला था और उसको हटाने के चक्कर में ये दीवार उसके खुद के ऊपर गिर जाता है और उसका डेथ हो जाता है। अब इस पॉइंट पे उसका भाई भी बगल में खड़ा था। वो बहुत रोने लगती है। वो कहती है मैं कोई बदला नहीं लेना चाहती थी, प्लीज इसको हॉस्पिटल लेके चलो। पर वो उसको याद दिलाता है। वो कहता है तुम भूल गई क्या, इसी ने हमारे पेरेंट्स की जान ली है और तुम इसको बचाने की बात कर रही हो। अब उसके हस्बैंड यानी कि मिस्टर लू के डेथ के बाद तो वो नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है। तब उनका असिस्टेंट आके सारा एविडेंस दिखाता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं किए थे उसके फैमिली के साथ और वो तो बहुत प्यार करते थे अपनी वाइफ से। और इतना बताने के बाद एविडेंस के रूप में वो उसको एक पेन ड्राइव देता है और जब वो देखती है तब उसको पता चलता है कि उसके खुद के पेरेंट्स का डेथ उसका भाई किया है, जो कि उसका बायोलॉजिकल भाई तो नहीं था। और बड़े आराम से सारा चीज का इल्जाम उसके हस्बैंड यानी कि मिस्टर लू पे लगवा के उनकी अपनी वाइफ यानी कि जिंगमोन के हाथ से उसको मरवा भी दिया। तो अब ये सब पता चलने के बाद वो उसको कन्फ्रंट भी करती है और साथ में उसको मारने के लिए खुद भी मर जाती है। तो अब उसका नींद खुलता है अपने घर पे उसी दिन जिस दिन उसका और मिस्टर लू का शादी हुआ था। तो अब वो मरी नहीं है ये सोच के तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। पर पहले जाती है अपने हस्बैंड को चेक करने। वो सीधे जाके उनका चेस्ट चेक करती है जहाँ पे वो स्टैब की थी। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, अभी तो वो ठीक ही थे। ये सोच के वो बहुत खुश हो जाती है, उनको हक कर लेती है जल्दी से। ऑब्वियस सी बात है ना, खुश तो होगी ही। अपना गलती सुधारने का उसको दूसरा मौका जो मिल गया था तो इस बार तो वो डेफिनेटली कुछ भी रिपीट नहीं करने वाली थी। पर उसके हस्बैंड को कौन समझाए, वो तो सीधे उसको डिवोर्स पेपर्स पकड़ा देते हैं। अब डिवोर्स तो उसको बिल्कुल भी देने का मूड नहीं था इस टाइम पे, क्योंकि उसको याद था कि उसका पास्ट लाइफ कैसा रहा था। सिटी क्राइसिस की वजह से उसका शादी हुआ था और वो लोग एक ही छत के नीचे तो रहते थे पर दो स्ट्रेंजर्स की तरह रहते थे। और धीरे धीरे करके उसका भाई यानी कि सेंग सुई उसके मन में डाउट क्रिएट कर दिया। और वो डाउट इस बात का क्रिएट किया था क्योंकि उनके फैमिली यानी कि सेंग फैमिली एक बार बैंकरप्ट हुआ था, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक जरूर हुआ होगा। और इस चीज का सारा इल्जाम वो लोग लू पे लगा दिए थे। मतलब सबके दिमाग में तो सेंग सुई ही ये चीज भरा था और सब यकीन भी कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे वन को एक एविडेंस में मिला था और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था मिस्टर लू के लैंग्वेज में कि वो बहुत दिनों से पसंद करते थे वन को और उसको पाने के लिए उनको जो भी समझ में आया वो किए। पर ये सब कुछ झूठ था और ये बात वो अच्छे से जानती थी। तो प्रेजेंट में वो डिवोर्स देने के लिए साफ साफ मना कर देती है उनको। वो उसको कहते हैं कि अगर पैसों की बात है तो हमारा डिवोर्स होने के बाद भी हमारा कंपनी तुम्हारे फैमिली के साथ जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो करते रहेगा और कपल के तौर पे 60% जो प्रॉपर्टी है वो तुम ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना तो पैसा तुम्हारे पास हो जाएगा कि पूरी जिंदगी कम नहीं पड़ेगा। और ये सब बोलने के बाद वो अपने मन में सोचते हैं कि वो अपने प्रीवियस लाइफ में उसको बोले थे ना कि अगले लाइफ में मैं तुमको आजाद कर दूंगा, तो बस वो वही कर रहे थे। इट मीन्स उनको भी अपना पास्ट लाइफ याद था, पर उनको ये नहीं पता था कि बॉर्मन को भी याद है। तो वो तो बस अपना काम ही कर रहे थे, पर बॉर्मन को तो याद था ना। वो कहती है मुझे ना ही पैसा चाहिए आपका और ना ही आपका प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब वो उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं साइन करने के लिए, तो वो तो अपना पेट दर्द का बहाना करके निकल जाती है वहाँ से। पर मिस्टर लो पे ध्यान जरूर रखती है। वो मेरे को यही सब समझा रहे थे कि उसके साथ क्या करना है क्या नहीं, लाइक उठने के साथ उसको ब्रेकफास्ट दे देने के लिए, मतलब यही सब समझा रहे थे जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि हाँ केयर तो करते हैं उसकी। पर साथ में वो ये भी जान रहे थे कि वो पेट दर्द का बहाना कर रही थी, क्योंकि मेड उनसे पूछती है कि डॉक्टर को बुला लूं, पर वो कहते हैं कि नहीं कोई जरूरत नहीं है और अपने मन में कहते हैं कि नाटक कर रही है। तो अब ये सब सुनने के बाद बॉर्मन को भी इतना समझ में तो जरूर आ जाता है कि इस लाइफ में भी अभी तक वो उससे प्यार तो करते हैं, तो बस इस लाइफ में वो अपने एंड से जितना सही सब कुछ कर सकती थी वो करेगी और उनसे दूर तो पक्का नहीं होगी। ये सब चीज तो वो डेफिनेटली सोच लेती है। तो अब नेक्स्ट डे वो जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में तो वो उनको खो चुकी थी ना, और अभी एकदम सही सलामत जिंदा देख के बहुत खुशी होता है उसको। वैसे पेरेंट्स को तो समझ में नहीं आता कि अचानक से उसको हो क्या गया, शादी के अगले ही दिन आ गई। पर वो कहती है कि मुझे बहुत याद आ रहा था आपका। तो बस इसके आगे पेरेंट्स और क्या ही कहेंगे। उसको माँ के हाथ का खाना खाना था तो माँ उसके खाना बनाने के लिए चली जाती है। तो अब पापा उससे पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, इतनी परेशान हो। वो अपने पापा से पूछते हैं कि कंपनी का जो भी लीक हुआ था सीक्रेट्स, आपको किसी पे शक है क्या। उसके पापा भी शौक की अचानक से ये क्वेश्चन क्यों कर रही है। पर वो कहती है कि इन सबके पीछे भाई है सेंग सुई, और वो हमारे सामने बहुत अच्छा बनता है ना, पर ऐसा कुछ है नहीं। अब ऑब्वियसली उसके पापा को भरोसा होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट था सबके सामने। अब वो अपने एंड से अपने पापा को समझाती भी है और साथ में थोड़ा सा संभल के रहने के लिए भी कहती है, क्योंकि आगे जो भी होने वाला है वो सब इंसिडेंट ना हो इसलिए। तो अब बस बच गया था उसको सारा एविडेंस कलेक्ट करने का, तो वो जरूर ही कर देगी, पर पहले अपना पर्सनल लाइफ तो सुधार ले। तो वो जाती है अपने घर जहाँ
जहाँ वो अपने पास्ट लाइफ में रहा करती थी, पर वहाँ पे अधिकतर मिस्टर लू आते नहीं थे क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंजर की तरह रहते थे इसलिए। तो अब वो उनके उस घर पे जाती है जिसमें वो अक्सर रहा करते थे और अभी वो वहाँ पे नहीं थे। तो वो वही उनका इंतजार करती है और इंतजार करते करते सो भी जाती है। तो थोड़ी देर में आते हैं उसके हस्बैंड, उसको गोद में उठा के बेड पे लेटाने लगते हैं, पर उसका नींद खुला हुआ था। वो उनको पकड़ के पूछती है कि आप अभी भी मेरी केयर करते हो? वो कहते हैं नहीं। तो वो फिर भी उनसे पूछते हैं कि डिवोर्स क्यों लेना है? वो कहते हैं हम दोनों के लिए अच्छा होगा इसलिए। अब वो उनको कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ मैं गलत थी, सब कुछ मेरी गलती थी, मेरा बचपना था, प्लीज मुझे माफ नहीं कर सकते आप? प्लीज डिवोर्स नहीं लेते हैं, अगर आप मुझसे गुस्सा है तो मुझे मारिए, मुझे डांटिए। इतना बोल के वो खुद ही को खुद मारने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो वो कहती है कि डिवोर्स के लिए भी 1 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड मिलता है ना, तो यही समझ के हम लोग साथ में रहते हैं। अगर ये 1 साल के बाद आप फिर भी नहीं चाहेंगे मेरे साथ रहना तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मुझे आपका प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अब शुरुआत में तो वो नहीं मानते, पर थोड़ा और रिक्वेस्ट करने पे वो मान जाते हैं इस 1 साल की बात पे। तो अब थोड़ी देर बाद वो खुद ही से जाती है उनके लिए खाना बनाने के लिए, उनको सर्व भी करती है वैसे, पर वो सीधे उसको कहते हैं कि अब से तुमको किचन में नहीं जाना है, बहुत ही ज्यादा ऑयल स्मोक होता है। अब ये सुन के तो वो खुशी होगी ना। तो अब ये सब बात करने के बाद वो उसको कहते हैं कि मैं तुमको तुम्हारे पेरेंट्स के घर पे ले जाऊंगा डिनर के लिए, वो बोल रहे थे। वो कहती है बस एक ही शर्त पे, वहाँ से लौटने के बाद मैं हमारे घर पे जाऊंगी, मतलब उसी घर में जहाँ उन दोनों को रहना था पर स्ट्रेंजर की तरह रहते थे। तो अभी तो वो लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में थे, तो अपना रिश्ता सुधारने के लिए तो सब कुछ कर ही सकते हैं ना, और यही रीजन देती है वो उनको, तो वो भी मान ही जाते हैं। तो अब वो कहती है ठीक है फिर मैं सिंह हाउस में अभी चली जाती हूँ, शाम में आप आ जाइएगा, मैं वेट करूंगी। और इतना बोलने के बाद वो जब बाहर जाते रहते हैं तो बड़े प्यार से उनको कहती है कि ध्यान से जाइएगा, और जाके किस भी करती है। तो अब घर जाती है तो वहाँ पे तो सिंह सुई उसको मिलता ही है। वो बहुत अच्छे से पूछता है कि तुम अभी आई हो, और वो बहुत रूडली आंसर देती है कि ये मेरा भी घर है, मेरा जब मन करेगा मैं आऊंगी, तुम्हें बताने की जरूरत है क्या मुझे? अब ये चीज ऑब्वियसली उसके मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता है, तो माँ उसको कुछ बोलती है तो सेंग सुई कहता है कि कोई बात नहीं, उसका मूड थोड़ा खराब होगा, लाइक कितना अच्छा बेटा है ना, ऐसा इमेज था उसका सबके सामने। तो अब माँ बेटी दोनों चली जाती है खाना बनाने के लिए, और बातों ही बातों में माँ पूछती है कि कुछ हुआ है क्या भाई के साथ, पर वो कुछ कहती नहीं है, वो बस कहती है कि मूड थोड़ा सही नहीं था। तो अब ये सब तो हो गया। उसके बाद वो जाती है बाहर, इंतजार करते रहती है अपने हस्बैंड का, और सोचती भी रहती है कि भूल गए क्या मुझे पिकअप करना, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उनको याद था। वो आते हैं अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए और दोनों उसी घर में वापस आते हैं। तो अब दोनों साथ में खाना खाते रहते हैं। तब वो अपने हस्बैंड को कहती है कि पापा बोल रहे थे कल आपको घर चलने के लिए, साथ में डिनर करने के लिए। तो अब उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था वैसे, तो वो भी मान जाते हैं। तो अब टाइम आता है सोने का, वो उन्हीं के रूम में आ जाती है। वैसे तो वो उसको बोलते हैं कि जाओ बाहर जाओ, क्योंकि वो लोग तो अलग अलग कमरे में सोते थे ना, पर वो उनको कहती है कि हम लोग तो लीगल कपल है ना, और लीगल कपल तो एक ही बेड पे सोते हैं। पर उनको कोई भी मूड नहीं था, तो वो उसको भगाने लगते हैं। वो तो उनका पाँव पकड़ के ही बैठ जाती है, उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि नहीं मुझे नहीं जाना कहीं। तब अपना पाँव छुड़वाने के लिए तो उनको मानना ही पड़ता है उस रूम में उसके साथ सोने के लिए। पर वो भी अच्छा दिमाग लगाते हैं, जब तक वो नहा के आती है तब तक वो बेड का पार्टीशन कर चुके थे। तो वो भी क्या करती, चुपचाप जाके सो जाती है। हाँ थोड़ा गुस्सा जरूर आता है पर ठीक है। पर उसके सोने के बाद वो जरूर सोचते हैं कि इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्या ट्रिक्स यूज करने वाली हो मेरे ऊपर, पर इसका आंसर तो नहीं था ना उनके पास। तो वो उसको छोड़ के बस निकल जाते हैं उस रूम से। अब नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो उसको तो पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड रात में उसके साथ थे नहीं। तो वो उस रूम में जाती है जहाँ वो रात भर थे, यानी कि लिविंग रूम में। वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है और दोनों के बीच बहुत देर तक एक ऑकवर्ड साइलेंस रहता है। पर जब वो उनसे कुछ कहने वाली रहती है तभी उनके फोन पे फोन आता है, और वो एक शेर नाम की लड़की का था। और ये नाम देख के उसको अच्छे से याद आ जाती है। वो उसको याद था कि वो लड़की हमेशा ट्राई करती थी मिस्टर लू को सीड्यूस करने का, मतलब उनके करीब रहना चाहती थी, उनकी वाइफ बनना चाहती थी। तो प्रेजेंट में वो कॉल रिसीव तो नहीं करते, तो वो खुद उनसे उनका फोन मांगती है बात करने के लिए। वो दे भी देते हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात था, वो फोन उठाएगी तो उससे पूछा जाएगा कि मिस्टर लू कहाँ पे है। तो वो कहती है कि वो अभी भी सो रहे हैं, और इतना तो पता है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या होता है। तो रात में वो कुछ ज्यादा ही थक गए थे, तो बस इसीलिए उनका नींद नहीं पूरा हुआ है। जब वो उठेंगे तो मैं उनको बोल दूंगी। अब ये सब चीज तो मिस्टर लू भी सुन रहे थे, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते इस पे, मतलब ना ही शेन को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं और ना ही अपनी वाइफ से कुछ भी कहते हैं। तो वो कहती है कि घर चलना था ना, हमें मम्मी पापा बुला रहे थे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो वहाँ पहुँचने से पहले ही कार में वो उनको कहती है कि घर जाने के बाद आप इस तरीके से बिहेव मत कीजिएगा जैसे आप अभी हैं, थोड़ा सा प्यार से बिहेव कर लीजिएगा मेरे साथ। वो कहते हैं हाँ ठीक। तो अब ढेर सारा गिफ्ट लेके वो लोग अंदर जाते हैं। मम्मी पापा तो ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे ना, तो वो लोग रहते भी है साथ में, वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं। तब तक माँ चली जाती है खाना बनाने के लिए। तो अब बात करने के बाद वो अपने हस्बैंड को कहती है कि ठीक है आप बात कीजिए, मैं माँ का हेल्प करने जा रही हूँ। जिस पे पोस्ट वो कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से करना, तुम्हारा हाथ कट जाता है सब्जी काटने में, तो वो मत करना। अब भले ये एक्टिंग था पर उसको अच्छा बहुत लगता
लगता है ये सुन के उनके मुंह से। तो वहाँ जाके माँ बेटी दोनों काम कर रहे थे। वैसे इस टाइम भी आके वो अपने भाई से कोई सही से बिहेव नहीं की थी। तब थोड़ी देर बाद सेंगसू वहाँ पे आता है, उसको कुछ बात करना था वॉन से। तो अब दोनों दूसरे रूम में जाते हैं। वो पूछता है उससे कि कुछ हुआ है क्या तुमको आजकल। वो कहती है नहीं। जिसपे सेंगसू कहता है कि तुम सच में प्यार करने लगी हो क्या लू से। वो कहती है हाँ बहुत प्यार करती हूँ। जिसपे वो गुस्सा जाता है कि तुम भूल गई क्या वो क्या किया है हमारे साथ, उसकी वजह से हमारा फैमिली बैंकरप्ट होने वाला था। वो कहती है वो वही किया है, ये चीज तो प्रूव नहीं हो पाया है क्योंकि कोई एविडेंस तो है नहीं। अब मिस्टर लू थे तो बहुत अमीर, ये सब जानता था। तो वो एकदम उसको यकीन दिलाने में लग जाता है कि उनके अलावा और कौन ही कर सकता है ये चीज। पर अब वो उसके बातों में आने वाली नहीं थी। वो कहती है कि ठीक है अगर ये चीज वो किया भी है, पर सेंग फैमिली का हालत भी तो वही सुधार है ना। और अब तो पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा काम कर रहा है सेंग ग्रुप, और उनसे मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। अब ये सुन के वो दूसरा तरीका निकालता है उनको बदनाम करने का। वो कहता है अगर वो तुमको चीट कर रहा हो तो एक लड़की रखे हुए है बाहर। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है। इतनी देर तक बाहर आ जाते हैं मिस्टर, तो वो बाहर आ जाती है। तो अब वो दोनों थोड़ी देर बैकयार्ड में घूम लेते हैं और उसके बाद बहुत लेट हो रहा था तो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तो अब हंसी मजाक करते हुए पूरा फैमिली साथ में बैठ के खाता है। खा पी के वो लोग निकल जाते हैं। वैसे कार में वो उनको थैंक यू बोलती है उससे शादी करने के लिए, और ये देख के वो भी अपने मन में सोचते हैं कि शायद इस जन्म में हम लोग साथ रहें। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे साथ रहना वो भी चाहते थे। तो अब घर जाने के बाद अब टाइम आता है सोने का। तो वो उनसे पूछती है कि मैं आपके साथ आपके बेडरूम में सो सकती हूँ। वो कहते हैं हाँ। ये सुन के वो तो खुश होकर उनके गोद में चढ़ जाती है, पर वो उसको पकड़ते नहीं है तो वो गिर भी जाती है। और इस बात से उसको थोड़ा गुस्सा तो आता है, पर फिर खुश हो जाती है और चली जाती है चेंज करने के लिए। तो अब चेंज करने के चक्कर में पूरा बिस्तर फैला देती है और इतनी देर में उसके हस्बैंड भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो वो जब तक नहा के आती है वो सबको साफ कर देते हैं। ये देख के उसको अच्छा भी लगता है, पर फिर वो उनसे पूछती भी है कि रात में आपको काम भी है क्या। वो कहते हैं नहीं। तो अब दोनों सोते तो है। वो उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो कहते हैं चुपचाप सो जाओ। तो अब उसको भी सोना पड़ता है। अब रात में वो कुछ कुछ सपना देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसको लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है सपना में उनको रोकने के लिए। तो अभी तो थे ना उसके हस्बैंड, वो उसको काम डाउन करते हैं, उसको पकड़ते हैं और आराम से उसको शांत करके सोने के लिए कहते हैं। तो उसको संभालते संभालते उसको नींद भी आ जाता है। और उसकी ये सारी बातें सुन के उनको एक पल के लिए जरूर लगता है कि ये भी रिबॉर्न हुई है क्या, पर जो भी था आंसर उनको नहीं मिलता। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसको जगाते हैं, उसके लिए पानी लेके आते हैं और उसको ये भी कह देते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है तो तुम कर लेना, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब उसी टाइम पे उसको किसी का कॉल आता है और वो जाती है उस इंसान से मिलने के लिए। पर वो आदमी था कौन, तो उनकी बातों से पता चलता है कि उस आदमी का नाम ली चाओयांग है और वो साओ फैमिली का दामाद है। हर चीज के लिए साओ फैमिली पे ही डिपेंडेंट है, पर फिर भी बाहर एक और वाइफ को भी रखे हुए है और जिसका 1 साल का बेटा भी है। तो अब इतना तो उसको भी पता चल गया था कि वॉन को उसके बारे में बहुत कुछ पता है। तो अब वो सीधे टॉपिक पे आती है। वो उससे कहती है कि जेंग फैमिली का जो भी सीक्रेट्स लीक हुआ है उसके पीछे तुम हो या फिर जेंग सुई है। अब वो पहले तो उसको कुछ भी सच बताने के लिए रेडी नहीं होता, पर वो धमकी देती है उसको कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उसकी वाइफ को बता दे। तब जाके वो मुंह खोलता है और हाँ उसके पीछे सेंग सुई का ही हाथ था, ये कंफर्म भी करता है। पर सेंग सुई ऐसा कर क्यों रहा है, तो पता चलता है कि उसका एक कंपनी है ओवरसीज में और सारा फंड्स वो वहाँ पे ट्रांसफर करता है। और ये सारी बात सेंग सुई के मुंह से गलती से सुन लिया था वो, तो इसलिए अब सेंग सुई का सारा काम उसी को करना पड़ता है और इस तरीके से करना पड़ता है ताकि अगर इन्वेस्टिगेशन भी हो तो कोई भी सबूत न मिले। तब वो उससे पूछती है कि उसका अगला प्लान क्या है, जिसपे वो कहता है कि मुझे सच में नहीं पता वो क्या करने वाला है आगे। पर वॉन भी कह देती है कि पता तो उसको लगाना ही पड़ेगा और उसको 1 वीक का टाइम भी देती है सारा एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसका सच ताओ फैमिली को बता देगी जिस फैमिली का वो दामाद था। अब इधर ये सारा चीज पता चलता है उसके हस्बैंड को, यानी कि उनका असिस्टेंट आके बता देता है कि वॉन किससे मिलने गई थी और क्या बात हुआ उन लोग के बीच में, और जो भी था सेंग सुई और मिस्टर ली चाओयांग के बीच में क्या कनेक्शन है, ये सब कुछ बता देता है। तो अब वो आगे का स्टेप करते हैं। वो ओवरसीज कंपनी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं अपने असिस्टेंट को जो सेंग सुई का था। तो अब इधर वॉन घर पे आती है, वहाँ पे उसको कॉल आता है उसकी मदर इन लॉ का। ऑब्वियसली दोनों बातचीत करते क्योंकि साथ में तो रहते नहीं थे। तो अब बातों ही बातों में उसकी मदर इन लॉ बच्चे के बारे में पूछती है। अब इस पे वो क्या ही आंसर दे, वो बस हंस के बाद टाल देती है, पर सोचती जरूर है कॉल करने के बाद कि जब उन दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है तो बच्चा आएगा कहाँ से। पर जो भी था थोड़ी देर में वो लोग आते भी है उनके घर पे। ढेर सारा गिफ्ट्स लेके वो आई थी अपने बेटे बहू के लिए और साथ में खाना भी बना के लाई थी। तो अब गिफ्ट देने के बाद वो उन लोग को सूप पीने के लिए कहती है जो वो लेके आई थी। अब वैसे तो दोनों बहुत ही पी लेते हैं, पेट भी भर जाता है, पर माँ फिर भी दिए जा रही थी। अब वॉन का पेट कुछ ज्यादा ही भर गया था तो उसके हस्बैंड उसके हाथ से वो सूप ले लेते हैं। अब मम्मी पापा के सामने तो दिखाना ही था ना कि उन लोग का रिलेशनशिप अच्छा है, पर जो भी था उनके पेरेंट्स बहुत खुश थे ये जान के। अब हो सकता है कि इसका रीजन ये हो कि
वो लोग सूप में कुछ मिलाए हुए हो। और एग्जैक्टली रीजन था भी यही। दोनों रूम में जाते हैं, दोनों का ये हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। वॉन को तो लग भी रहा था कि माँ सूप में कुछ मिलाई हुई थी क्या, पर ये पता चल के भी फिलहाल क्या ही होगा। वैसे दोनों का ही टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही था, पर उसके हस्बैंड उसको कहते हैं कि थोड़ा नहा लो तो शायद तुमको बेटर फील हो, इसलिए उसको ले जाके टब में डाल देते हैं। और वहाँ वो उनसे पूछती है कि आप मुझे टच क्यों नहीं करना चाहते, मुझसे नफरत करते हैं क्या। वो कहते हैं नहीं, पर डर लगता है कि कहीं तुमको रिग्रेट ना हो। इतना बोल के वो चले जाते हैं। अब वैसे हालत उनका भी खराब था, तो वो पानी वानी पी के थोड़ा सा खुद को शांत करने का ट्राई करते हैं। पर इतनी देर तक भी जब वनवन बाहर नहीं आती है, तब वो जाते हैं चेक करने, तो पता चलता है कि वो तो टब में ही सो गई है। तब वो जल्दी से उसको लेके आते हैं बेड पे, चेंज करते हैं उसका ड्रेस, उसका बाल वाल सुखाते हैं एंड उसको सोने देते हैं आराम से। अब सो तो वो बहुत मजे में जाती है, पर जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कैसे कर सकती है। उसको बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसकी सासू माँ उसका हेल्प भी की थी, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। तो फिर से फ्रेश होकर दोनों ही जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वहाँ पे सेम वैसा ही सूप आता है और ये सूप उसकी सासू माँ ही छोड़ के गई थी। तब उसके हस्बैंड उसको थोड़ा सूप पिलाते, इतनी देर में उसको कॉल आता है और वो चली जाती है बात करने के लिए। अब क्या बात होता है क्या ये तो हमें नहीं पता चलता, पर वो अपने हस्बैंड को जाके कहती है कि आप चले जाइए कंपनी, मेरी बहन मुझे घर बुला रही है तो मैं घर जा रही हूँ। हाँ, उसकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम लूलू था। हाँ, वो उससे पूछते भी है कि मेरी जरूरत है, वो कहती है नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी खुद से। पर वहाँ से वो घर नहीं जाती है, वो जाती है एक लॉयर के पास, क्योंकि उसको एविडेंस दिया था वही आदमी जिससे वो मिलने गई थी। वो एक पेन ड्राइव दिया था जिसमें उसके असिस्टेंट के बारे में कुछ रिकॉर्ड हुआ था। उसका असिस्टेंट को भी उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था शायद से, पर उसका असिस्टेंट उस दिन से गायब हो गया था, इसी के रिगार्डिंग कुछ रिकॉर्डिंग था। तो अब वो एविडेंस लेके जाती है लॉयर के पास, पर लॉयर उसको साफ साफ कहता है कि सिर्फ इतने से एविडेंस से उसका कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर वो जेल में चला भी जाता है तो कुछ दिन बाद बाहर आ जाएगा। दोस्तों आपको पता है ना मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सेंग सुई की बात कर रही हूँ। उसको जेल भेजने का बात चल रहा था यहाँ पे, पर फिलहाल ये चीज वो पॉसिबल नहीं कर पाती क्योंकि उसको और स्ट्रॉन्ग एविडेंस का जरूरत था। अब ये सारा बात उसके हस्बैंड को भी पता चलता है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं उनकी वाइफ का सेफ्टी बढ़ा देने के लिए, और साथ में सेंग सुई का जो असिस्टेंट था ना जिसका पता नहीं चल पा रहा है, उसके बारे में पता लगाने के लिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई मार दिया। इधर वॉन के दिमाग में भी यही चल रहा था कि उसके असिस्टेंट का पता कैसे लगाया जाए, क्यों मरा, क्या हुआ उसके साथ, यही सब के बारे में। तभी उसकी छोटी बहन का सच में उसको कॉल आता है और वो घर आने के लिए कहती है। तो वो तो अपने हस्बैंड को बोली हुई थी कि वो घर जा रही है, तो वो भी मान जाती है वहाँ जाने के लिए। अब इधर ये घर पे आती है तो पता चलता है कि इसकी बहन इसको नहीं बुलाई है, सेंग सुई बुलाया है अपनी बहन के थ्रू, क्योंकि सेंग सुई को बात करना था वॉन से। तो वो उससे डायरेक्टली पूछता है कि मैंने कुछ किया है क्या तुम्हारे साथ जो तुमको पसंद नहीं आया है। अब ये सुन के तो उसका खून खौल जाता है, पर वो उसके मुंह पे कुछ नहीं कह सकती थी अभी, जो भी वो क्राइम किया है ये सब के बारे में। पर वो उसको कहती है कि मैं मैरिड हूँ और तुम जानते हो कि हम दोनों ब्लड रिलेटेड तो है नहीं, तो हम दोनों को एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। पर उसका सुई तो एक ही जगह अटके हुए था। वही सेंग फैमिली का बैंकरप्ट वाला बात, फिर से वो ब्लेम करने लगता है उसके हस्बैंड को, पर वो भी जो बात कह रही थी बस उसी पे अड़ी रहती है। अब इतनी देर में सेंग सुई को दिख जाता है कि मिस्टर लू का कार आ चुका है, तो वो जल्दी से वॉन को हक कर लेता है और जबरदस्ती उसको बोलना शुरू कर देता है कि मैं कभी भी तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वो तो जबरदस्ती उसको दूर करे जा रही थी और दूर करती भी और एक चाटा भी जड़ती है। इतनी देर तक उसके हस्बैंड वहाँ पे आ जाते हैं और उनको देख के सेंग सुई उनको कहता है कि हम दोनों का 20 साल से रिश्ता है और इसके सामने तुम्हारे रिश्ते का क्या कंपैरिजन। उनका तो मन कर रहा था उसको पीटने का, पर वो रोक लेती है और सेंग सुई को क्लियर करती है कि हम दोनों का जिंदगी भर का रिश्ता है, और इतना बोल के अपने हस्बैंड को रूम में चलने के लिए कहती है। अब सेंग सुई के इन सब हरकतों की वजह से वो गुस्से में थे, तो उनको मनाने की कोशिश करती है, वो उनको किस करने का ट्राई करती है, पर वो तो चेहरा ही घुमा लेते हैं। पर कितनी बार, एक दो बार में तो वो भी मान जाते हैं एंड अपनी मर्जी से उसको किस करते हैं, और इस किस की वजह से उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है और वो दोनों का रिश्ता भी काइंड ऑफ अच्छा हो जाता है। पर उन दोनों को इंटरप्ट करने के लिए उस टाइम उसकी बहन आ जाती है ऐसे ही बकवास करने के लिए, तो वो उसको डांट के भगा देती है वहाँ से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम शेन को और सेंग सुई को बात करते देखते हैं। शेन वही लड़की थी जो मिस्टर लू में इंटरेस्टेड थी और सेंग सुई तो वॉन में इंटरेस्टेड है ही, पर ये दोनों मिले क्यों थे, तो ये दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए मिले थे, क्योंकि अब दोनों को ही जो चाहिए वो पाने के लिए एक दूसरे का साथ देना तो जरूरी है। अब नेक्स्ट डे वॉन आती है अपने हस्बैंड के कंपनी में, क्योंकि अब उसको एविडेंस कलेक्ट करना था सेंग सुई के खिलाफ, तो उसको लेने आता है उनका असिस्टेंट, पर वो उनको पहले ही कह देती है कि किसी को ये नहीं बताने के लिए कि वो मिस्टर लू की वाइफ है। तो वो नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम भी करना शुरू कर देती है और उसके बगल में जो बैठती थी उसके साथ उसका फ्रेंडशिप भी हो जाता है। अब थोड़ी देर में सभी को आके बताया जाता है कि कुछ देर में मीटिंग होने वाला है। ये देख के उसकी फ्रेंड बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि कोई भी नया एम्प्लॉय आता है तो उसको सीधे मीटिंग में तो नहीं बुलाया जाता है, फिर तुम्हारा कोई कनेक्शन है क्या किसी से। अब
वो भी कह देती है कि मिस्टर लू के असिस्टेंट की वो दूर की कजन है, तो हो सकता है कि इस वजह से उसको मीटिंग में बुलाया जा रहा हो। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उसी टाइम पे मैनेजर आता है और उसको कहता है कि तुम नहीं हो ना, तो तुम मिस्टर लू के लिए एक ग्लास पानी ले आओ और तुम नेक्स्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अब थोड़ी देर में मीटिंग होता है, सब लोग आ जाते हैं, मिस्टर लू भी। वो मैनेजर से पूछते हैं कि सब आ गए? वो कहते हैं हाँ। वो पूछते हैं श्योर हो? वो कहते हैं हाँ, जो नहीं आई है बस वो नहीं है। इतनी देर में वो भी आ जाती है पानी लेके। तो वो अपनी वाइफ को भी कहते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, जो कि अभी किसी को पता नहीं था कि वो उनकी वाइफ है। तो अब मीटिंग शुरू होता है और खत्म भी हो जाता है। और लगे हाँ तो वो अपनी वाइफ को यानी कि वन वन को अपने केबिन में आने के लिए भी कहते हैं। वो तो डर ही जाती है कि फायर करने वाले हैं क्या, पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो जब जाती है तो वो उसको सीधे गोद में बिठा लेते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर काम यहाँ का टफ है तो उसको तो करना पड़ेगा। वो भी कहती है कि हाँ मैं संभाल लूंगी, पर वो अपने हस्बैंड को ये भी कहती है कि किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में मत बताइएगा, मुझे कुछ अलग ट्रीट नहीं करवाना। अब चलो बातें बातें तो ठीक था, पर उनसे तो वहाँ पे नहीं रहा जा रहा था। वो उसको वहीं पे किस करना शुरू कर देते हैं ऑफिस में। बेचारा असिस्टेंट गलती से उस टाइम पे वहाँ पे चला जाता है, पर फिर केबिन से निकल भी जाता है। अब थोड़ी देर में वन वन भी बाहर आती है, तो दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा ऑकवर्डनेस था, पर ठीक है क्या ही किया जा सकता था उस टाइम पे। तो अब थोड़ी देर बाद वो अपने फ्रेंड के साथ लंच करने जाती है, तो पता चलता है कि सारा खाना उसी की पसंद का था। अब उसकी फ्रेंड को तो पता नहीं था ऐसा कुछ, पर खाना वाकई में बहुत अच्छा था। तो अब खाते खाते उसकी फ्रेंड उसको एक चीज बताती है। वो कहती है कि पता है हमारी जो फॉर्मर फीमेल सेल्स मैनेजर थी ना, वो करती धरती तो कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मिस्टर लू को सीड्यूस करने की कोशिश करते रहती थी। अब ऑब्वियस सी बात है एज अ वाइफ उसको बहुत गुस्सा आता है ये सब सुन के उस पे। पर फिलहाल उन लोगों के लिए डिजर्ट आता है और जो कि उसका फेवरेट था, तो वो फोटो खींच के अपने हस्बैंड को भेजती है और उनको थैंक यू भी बोलती है। अब चेहरे की मुस्कान से तो उसकी फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि वो किसी से बात कर रही है, और बातों ही बातों में वो बता भी देती है कि वो अपने हस्बैंड से बात कर रही है। इट मीन्स वो मैरिड है। वैसे उसकी फ्रेंड कहती जरूर है कि 22 साल की उम्र में शादी हो गया और मैं 25 साल की होके भी सिंगल हूँ, पर वो उसको समझाती है कि शादी तो खुशी के लिए होता है ना, और तुम ऐसे ही खुश हो। तब घर जाने का टाइम आता है। उसके हस्बैंड तो उसका बाहर ही वेट कर रहे थे, पर वो उनको रोक देती है और कहती है कि मैं इंटरसेक्शन पे मिलूंगी, वहाँ पे चलिए। और सच में वहाँ जाके उनके कार में बैठती है, पर वहाँ जाके उनको चिपकने से कौन रोक सकता था, वो खुद भी नहीं। तब वो लोग घर पहुँच जाते हैं। रात में वो उनसे उसी सेल्स मैनेजर के बारे में पूछती है। वो कहती है कि वो लड़की आपको छुई नहीं ना? वो कहते हैं बताओ पहले तुमको पता कहाँ से चला उसके बारे में? तो वो बताती है एंड देन वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, पर अभी उन दोनों के बीच में कुछ जरूर होने वाला था, ऐसा वन वन को लगता है, पर कुछ भी नहीं होता। वो उसको सोने का कह के चले जाते हैं वहाँ से। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे कंपनी पे। वो अपना काम कर रही थी, तभी एक लड़की आती है और फाइल पटकते हुए उसको कहती है कि जब हो जाएगा तब बोल देना मुझे। अब इतना तो श्योर था कि वो उसको टारगेट कर रही है, और ये चीज दोनों दोस्त भी नोटिस करती है। अब उस टाइम पे वहाँ पे उन लोग का मैनेजर भी आता है और उसको बाहर चल के खाने के लिए पूछता है, जिसके लिए वन वन साफ साफ मना कर देती है। पर इस इंसिडेंट से उसके फ्रेंड को पता चल जाता है कि वो लड़की वन वन को टारगेट क्यों कर रही थी, क्योंकि वो पसंद करती है उस मैनेजर को और वो मैनेजर भाव दे रहा है वन वन को। तब ये सब बात करके वो वापस से लग जाती है अपने काम पे। इतनी देर में वो लड़की फिर से आके बरसना शुरू कर देती है वन वन पे। काम हुआ या नहीं ये पूछने लगती है। वो कहती है कि हाँ हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। पर वो लड़की तो बोले ही जा रही थी। वो कहती है कि तुम असिस्टेंट की कजन हो, उससे क्या हुआ? मैं भी कह सकती हूँ कि मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ। अब ऐसे ही कर करके बहस करने लगती है, और उसके बहस से उसकी फ्रेंड का दिमाग खराब हो जाता है, तो वो उससे बहस करने लगती है। पर वो लड़की तो वन वन पे हाथ ही उठाने लगती है, तो हाथ उसका पकड़ के एक चाटा उसी को जड़ देती है। अब ये सब बहस की आवाज से मैनेजर भी वहाँ पे आ जाता है, तो वो लड़की उसको कहती है कि मैं तो बस इसको काम करने के लिए कह रही थी ठीक से, और ये तो मुझे ही मारने लगी। पर वन वन कहती है कि मैंने काम की वजह से इसको नहीं मारा है। तो वो मैनेजर दोनों को ही केबिन में बुलाता है और बाहर उसकी फ्रेंड वेट करते रहती है। उतनी देर में वहाँ पे असिस्टेंट आता है, तो वो जल्दी से सब कुछ बता देती है, क्योंकि उसको तो यही लग रहा था कि वन वन असिस्टेंट की कजन है, तो उसको जानना जरूरी था। तब ये सब सुन के वो सीधे पहुंच जाता है मिस्टर लू के पास, और इधर अंदर मैनेजर वन वन को कहते रहता है कि ठीक है तुम रात में मेरे साथ खाना खाओ और साथ में मूवी भी देखेंगे, उसके बाद मैं ये मैटर को यहीं पे खत्म कर दूंगा। वैसे वो लड़की तो मैनेजर के साथ ये सब करने के लिए रेडी थी ही, पर वो उसको कहता है कि तुम लायक हो भी क्या इसके। इस पॉइंट पे वन वन उसको कहती है कि अगर मैं मना कर दूं तो वो तो उसको निकालने का धमकी देने लगता है। पर उसका किस्मत इतना अच्छा नहीं था। वहाँ पे मिस्टर लू आते हैं और वो दोनों को ही फायर कर देते हैं। एंड देन
बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के वन वन उन लोग को बताती है कि मैं कोई उसकी कजन नहीं हूँ, मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ। तो अब वो ये सब समटा के आती है अपनी फ्रेंड के पास। इतनी देर में सभी को पता चल जाता है कि उन दोनों लोग को फायर कर दिया गया है। और वैसे इस न्यूज से सारे एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सभी को परेशान किया करता था। तो खुशी की वजह से वो लोग तो वन वन को ढेर सारा चॉकलेट्स भी देते हैं। पर हाँ, उन लोग को अभी तक ये नहीं पता चलता है कि वो मिसेस लू है। तो अब थोड़ी देर बाद फिर वो जब अपना काम कर रही थी तब उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है उसको, जिससे वो बहुत दिनों से मिली नहीं थी। तो वो वनवन को बार में बुला रही थी मिलने के लिए। अब फिलहाल तो वनवन के पास उतना टाइम था नहीं, बट वो कह देती है उसको कि जब उसके हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे तो वो आ जाएगी मिलने के लिए उससे। और अगले ही दिन वो दिन आ भी जाता है, तो दोनों दोस्त वहाँ मिलते भी हैं। तो अब दोनों दोस्त बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पे शेन आती है और वो वनवन से कहने लगती है कि तुम यहाँ पे बार में आई हो जब तुम्हारा हस्बैंड बिजनेस ट्रिप पे है, तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तुम दोनों के बीच तो तुम्हारे रिश्ते पे इफेक्ट पड़ेगा ना। इस बात पे वो कहती है कि वो मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है, तो हम लोग संभाल लेंगे, तुम अपने ऊपर ध्यान दे लो। अब ऐसे ही कर करके वो दोनों दोस्त सेन को बहुत ही बातें सुनाने लगती है, पर वो भी चिढ़ती नहीं है अच्छे से, थोड़ा बहुत तो चिढ़ती है, पर फिर कहती है कि नेक्स्ट वीक मैं लू ग्रुप जाने वाली हूँ और वहाँ पे मैं पूरा दिन उसके साथ रहूंगी, फिर देखते हैं तुम लोग क्या कर लेती हो। इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। पर फॉर्मर को अच्छे से याद था कि उसके पास्ट लाइफ में वो खुद ही मौका दी थी इन दोनों को क्लोज आने के लिए, पर इस लाइफ पे वो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अब ये सब सोच के वो चली जाती है वॉशरूम और वापस आती है तो उसकी फ्रेंड तो एकदम किसी को मारने के लिए रेडी ही थी। पर हुआ क्या था, तो वो कहती है कि मैं इसको पसंद नहीं करती। तब हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो अकेले बैठी हुई थी, तब वो लोग आगे बदतमीजी करने लगता है उसके साथ। अब वो इंटरेस्टेड नहीं है उन लोगों में, तो नहीं है, बस बात खत्म। पर उन लोग को लग रहा था कि वो लोग बहुत महान काम कर रहे हैं उन लोग को फोर्स करके, और ये सब बोल बोल के बहुत मजाक भी उड़ाने लगता है वॉनवन का भी। वो कहता है ये मैरिड होके भी बाहर में आई है, तो इसका मतलब ये प्योर तो नहीं है और अपने हस्बैंड से सेटिस्फाइड भी नहीं है। अब उसका ये सब बकवास सुन के वॉनवन को भी गुस्सा आता है। उसके आदमी तो यहाँ पे आए ही हुए थे। वो उन लोग को आवाज देती है और अब कुटाई पोलो करते हैं उस आदमी का। तब ये सब आवाज सुन के वहाँ पे सेंगसुई भी आ जाता है। ऑब्वियसली वो उसको अवॉइड ही करना चाह रही थी, पर अब बहुत टाइम हो गया था तो वो अब घर भी जाना चाह रही थी। तब वो बाहर जाती है तो उसके पीछे पीछे सेंगसुई भी पहुंच जाता है और अभी उसको प्रपोज भी कर देता है। अब ऑब्वियसली वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट करती है बहुत अच्छे तरीके से और वहाँ से जाने लगती है। पर जैसे ही वो देखता है उसके हस्बैंड का कार आ रहा है, वो जल्दी से उसको हक कर लेता है और इतना जोर से हक करता है कि उसको हाथ पांव हिलाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। और मिस्टर लू बस इतना ही देखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो खुद को छुड़ाती है, उसको थप्पड़ मारती है। ये सारा चीज मिस्टर लू नहीं देख पाते। तो अब अच्छे से झापड़ लगा के वो चली जाती है वहाँ से, अपना हाथ साफ करती है। वो तो घर जाके वो कपड़ा भी फेंक देती है जो वो पहनी हुई थी, एंड देन जाती है अपने हस्बैंड के रूम में। वो तो गेट पे उसको बोलते हैं कि बेसिक एटिकेट पता है तुमको, नॉक करके आ जाता है। अब वो ये क्यों बोले ये बात वो पूछे इससे पहले वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है तो तुम जाओ यहाँ से। अब इतना तो उसको समझ में आ जाता है कि वो उससे गुस्सा है, पर क्यों? तो हो सकता है क्या कि बार के बाहर जो भी हुआ वो देख लिए हो। अब ये सब जानने के लिए वो वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि हाँ वो देखे तो थे पर पूरा चीज नहीं देखे थे। तो वो पूरा वीडियो उनको भी भेज देती है। अब फिर वीडियो देख के उसके हस्बैंड आते हैं उस रूम में। ऑब्वियसली उनको थोड़ा बुरा फील हो रहा था क्योंकि वो अपनी वाइफ को लेके क्या क्या सोच लिए थे, पर ठीक है वो नाराज नहीं थी उनसे। वो उनको लाके बिठाती है अपने बगल में। वो कहती है कि आप हक कर सकते हैं मुझे, तो वो उसको हक भी करते हैं एंड देन सॉरी भी बोलते हैं। तब वो उनको किस करके पूछती है बड़े प्यार से कि अब मुझे नॉक करने की जरूरत है क्या आपके स्टडी रूम में जाने से पहले? वो कहते हैं बिल्कुल नहीं। तब वो कहती है कि मेरा सेंगसुई से कोई रिश्ता नहीं है। अब ऑब्वियसली वो उसके बात पे भरोसा कर रहे थे और उन लोग का रिश्ता अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो गया था। तो अब नेक्स्ट डे उनका असिस्टेंट उनको एविडेंस ला के देता है सेंगसुई के खिलाफ, पर उनको अभी ये डाउट था कि अगर ये एविडेंस वो जाके अपनी वाइफ को दिखाएंगे तो क्या वो उन पे भरोसा करेगी, क्योंकि उनको तो नहीं पता था ना कि वॉनवन के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका रिबॉन्ड हुआ भी है या नहीं, उसको सेंगसुई का सच्चाई पता है भी या नहीं। अब सेन शिफ्ट होता है इधर ऑफिस में। शेन फाइनली उनके ऑफिस में आ चुकी थी उनके असिस्टेंट बन के, और ये चीज वनवन की फ्रेंड उसको बहुत अच्छे से बता रही थी कि ये शेन है और मिस्टर लू की बचपन की दोस्त भी है और दोनों का ऑफिस जस्ट बगल में ही है। पर फिर वो खुद ही बोलती है कि इससे हमें क्या लेना देना, मतलब ठीक है ना, पर वनवन को तो लेना देना था ना। पर फिलहाल वो जाती है टी रूम में और वहाँ फिर से पहुंच जाती है शेन उसका दिमाग खाने के लिए। शेन तो पूरा उसको यकीन दिलाने में लगी हुई थी कि उसके पति का जबरदस्ती शादी हुआ है उससे और इसलिए बिल्कुल भी लू पसंद नहीं करते हैं वनवन को। तो ऑब्वियसली वो शेन को पसंद करते हैं तो उसकी तरफ आएंगे, उसके पास आएंगे। पर वनवन तो जानती थी कि सच क्या है, तो वो ये सब बकवास पे क्यों ही भरोसा करेगी। तो अच्छा खासा बहस होने के बाद वनवन तो वहाँ से चली जाती है। वैसे वनवन ने उसको बहुत सारा कुछ सुना दी थी और इस चीज का डर सेन के चेहरा पे साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तुरंत कॉल करती है सेंसुई को और उसको कहती है कि वनवन मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो अब ये
ये सुन के सेंगसुई कहता है कि हमें यकीन दिलाना पड़ेगा वन वन को, तुम उस साल का डॉक्यूमेंट्स फाइंड करो जिस साल लू का ग्रुप सेंग ग्रुप को क्राइसिस से बचाया था, और उस डॉक्यूमेंट में ऐसे छेड़छाड़ करो जिससे कि एविडेंस बन जाए लू के खिलाफ। अब लू को हासिल करने के लिए शिन इतना तो कर ही सकती थी, तो वो डॉक्यूमेंट ढूंढ भी लेती है और वो डॉक्यूमेंट ले जाके वो वन वन को देती है, उसका कॉपी निकालने के लिए कहती है और कहती है 10 मिनट में मीटिंग होने वाला है तो तुम लेके आ जाना वहाँ पे। तो वन वन वैसा ही करती है, वो कॉपी तो निकाल लेती है पर गलती से उसके ऊपर पानी गिर जाता है किसी से, थोड़ा बहुत पेपर भी भीग जाता है। तो उस टाइम पे वहाँ पे शेना धमकती है और वो उसको कहते हैं कि तुम वॉशरूम जाके खुद को क्लीन कर लो, ये फाइल मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि मीटिंग में लेट नहीं होना चाहिए। मिस्टर लू को तुम ऐसे वेट करवाओगी क्या? इतना बोल के वो खुद ही उस डॉक्यूमेंट को लेके चली जाती है कॉन्फ्रेंस रूम में और उसको भी आने के लिए बोल देती है, पर वहाँ जाने से पहले वो ओरिजिनल पेपर्स को चेंज कर देती है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो डॉक्यूमेंट ले जाके मिस्टर लू को पकड़ा देती है। साथ में ये भी कह देती है कि वन वन के ऊपर पानी गिर गया था ना, तो इसलिए उसको लाना पड़ा। तो मीटिंग स्टार्ट होता ही है कि वहाँ पे आ जाती है वन वन और वो सीधे आके मिस्टर लू को कहती है कि आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक है। अब वो फेक कैसे है और फेक हुआ कैसे ये भी आके सभी को बता देती है। वो कहती है कि उसके ऊपर पानी गिरवा के शेन जानबूझ के सारा पेपर चेंज कर दिए। अब बिना एविडेंस के बोलेगी तो शेन तो खुद को डिफेंड करेगी ही ना, तो वो वही करती है। पर नहीं, वन वन के पास एविडेंस था। कॉपी निकालने से पहले वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो खींची थी अपने फोन से और वो फोटो वो सभी को दिखाती है। तो अब ये चीज तो प्रूफ हो जाता है कि ये सारा कुछ शेन की है और डॉक्यूमेंट चेंज करने से और उसमें डेटा ऐड करने का क्या मतलब है ये सभी को बता देती है वन वन। मतलब ये है कि जानबूझ के एविडेंस क्रिएट किया जा रहा है लू के अगेंस्ट। तो अब पनिशमेंट के तौर पे उसको लू ग्रुप से निकाल भी दिया जाता है और शेन ग्रुप के साथ सारा कोऑपरेशन भी बंद कर दिया जाता है। तो अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो लोग घर पे थे, वो अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मैं जानती हूँ शेन ये सब कुछ की है, वो जानबूझ के आपके खिलाफ एविडेंस क्रिएट कर रही है, पर मैं जानती हूँ कि आपने जेंग ग्रुप के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है, उल्टा आपने तो उसको बचाया है। हम ये सब बात कर करके वो बहुत ज्यादा सेंटी भी हो जाती है हमेशा और रोने भी लगती है। तो उसको शांत करवाने के लिए वो इस बार उसको किस करते हैं और अब बिना किसी डाउट के वो उसको एक्सेप्ट भी कर लिए थे शायद। तो अब नेक्स्ट डे वो लोग फिर से ऑफिस जा रहे थे, जैसे जाते थे मतलब ऑफिस से दूर कार पार्क करना, वहीं से निकलना। पर इस बार वन वन को निकलते उसकी फ्रेंड देख लेती है और फोटो भी खींच लेती है उसका, पर उसको बहुत अजीब लगता है कि वो उनके कार से कैसे निकल रही है। इधर वो तो उसको लिफ्ट में भी नहीं छोड़ रहे थे, मतलब ऑफिस उनका है तो कैमरा का फुटेज तो डिलीट भी कराया जा सकता है ना, तो उनका इच्छा, उनको जो मन करने का वो करते हैं। पर वो जब अपने सीट पे जाती है तब उसकी फ्रेंड उसको वही फोटो भेजती है जो वो खींची थी और उसको कहती है कि तुमको पता है मिस्टर लू की एक वाइफ है, तुम मिस्ट्रेस नहीं हो सकती। तो अब सारा चीज क्लियर करने के लिए अपनी फ्रेंड को वो मिलती है अपनी दोस्त से। वो अपनी फ्रेंड से अपना लास्ट नेम पूछती है, उसकी फ्रेंड बताती है। फिर मिस्टर लू की वाइफ का लास्ट नेम पूछती है, वो भी उसको बताती है। ऑब्वियसली दोनों सेम था, पर उसकी फ्रेंड कुछ भी नहीं समझती। वो कहती है भले तुम दोनों का लास्ट नेम सेम है पर इसका क्या मतलब, तुम उनकी मिस्ट्रेस बन जाओगी क्या? तो वो कहती है कि तुमको पता है मैं बहुत हद तक मिस्टर लू की वाइफ जैसी दिखती हूँ। अब इस बात पे भी उसकी फ्रेंड भड़क जाती है कि इससे क्या हो गया। तो अब जाके वो उसको सीधे शब्दों में बताती है कि हाँ मैं ही उनकी लीगल वाइफ हूँ। उसकी फ्रेंड का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर वो वन वन से नाराज नहीं होती है इतना बड़ा सीक्रेट छुपाने के लिए। इंस्टेड वो तो कहती है ठीक है मैं ये तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो अब इतना बोलने के बाद वो वन वन से जिक्र करती है 2 दिन बाद लू ग्रुप का एनुअल सेलिब्रेशन पार्टी होने वाला है, तो उसके प्रिपरेशन का। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी पार्टी पे, सारे लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ भी वहाँ पे आ जाते हैं। वैसे उन दोनों को साथ में देख के सबसे ज्यादा खुश उसकी फ्रेंड ही हुई थी और उस टाइम पे शेन भी आ गई थी और वो एक मेडिसिन भी लेके आई थी और इस बार एकदम सोच के आई थी कि अब उसको मिसेस लू का पोजीशन तो लेके रहना है। तो अब वो एक वेटर को बुलाती है, अपना प्लान उसको बताती है और साथ में वो मेडिसिन भी पकड़ा देती है। अब इधर मिस्टर लू चले जाते हैं सब लोग से बात करने के लिए और वो दोनों दोस्त आपस में बिजी हो जाती है। तो अब उसकी फ्रेंड उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके जाती है। इतनी देर में वेटर आके उसको ड्रिंक ऑफर करता है। अब वो ड्रिंक तो ले लेती है पर गलती से उस वेटर के हाथ से एक ड्रिंक उसके हाथों पे गिर जाता है और ये देख के सबसे ज्यादा खुश सेन होती है क्योंकि ये मेडिसिन एब्जॉर्ब होने वाला था स्किन के थ्रू और जो कि हो चुका था वन वन के अंदर। तो वन वन का तबियत भी खराब होने लगता है। उस टाइम पे शेन आके बैठती है उसके पास, वो उसको कहती है कि कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली हो क्या, और वैसे अभी मैंने देखा वेटर से गलती से गिर गया था, वेटर भी ना अपना काम भी सही से करने नहीं आता इन लोग को, वैसे तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ ठीक हो, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। जिसपे वो कहती है कि चलो फिर गेस्ट रूम में थोड़ा आराम कर लेना। अब वो उसके साथ जाना तो नहीं चाह रही थी पर अकेले जाया भी नहीं जा रहा था, तो फिर वो और वेटर दोनों पकड़ा के उसको ऊपर लेके जाते हैं और उन लोग को जाते थोड़ा बहुत मिस्टर लू भी देखते हैं। तो वो सोचते हैं पीछे आना पर वो आ नहीं पाते क्योंकि बाकी लोग उनको रोक लेते हैं। अब इधर रूम में आने के बाद शेन उसको पानी पिलाने का ट्राई करती है। लाइक ट्राई क्या करती है, वो बस कंफर्म कर रही थी कि वो बेहोश हुई है या नहीं, जो कि ऑब्वियसली अभी तक हो चुकी थी। तो उसके बेहोश होने के बाद वो किसी को मैसेज करती है कि काम हो गया है तो
तुम आ सकते हो। और थोड़ी देर में वहाँ पे आता है सेंग सुई। जी हाँ, ये तो उसी का प्लान था ना। अब वो आके उसका हाल चाल लेने लगता है, तब तक उसको भी होश आ जाता है। अब वो उसको टच करने की कोशिश करने लगता है, पर वो दूर होती है। वो कहती है कि तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि तुमने जिंग फैमिली के साथ क्या क्या किया है। अब पहले तो वो थोड़ा नाटक करता है, लाइक वो कुछ भी नहीं किया है, वो इनोसेंट है। पर वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे बने का नाटक करते हो ना पापा के सामने, माँ को भी खुश रखते हो और बहुत अच्छे भाई भी बनते हो। किस लिए? सारा पैसा ट्रांसफर करने के लिए तुम्हारे उस कंपनी में। और अचानक से जिंग फैमिली बैंकरप्ट भी तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम्हारा असिस्टेंट वो अचानक से कैसे मर गया। अब ये सब सुन के वो शॉक्ड भी होता है और क्वेश्चन भी करता है कि इन सब के बारे में तुमको कैसे पता। वो कहती है मुझे सब कुछ पता है, जितना तुम सोच भी नहीं सकते ना वो सब कुछ। उसको पक्का तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया होगा और तुमने उसे मरवा दिया ताकि किसी को तुम्हारा सच ना पता चले। अब ऐसे ही बोले जा रही थी तो उसको भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सच में कन्फेस करता है कि हाँ वो मुझे डरा रहा था, उसके पास एविडेंस था मेरे खिलाफ, तो मार दिया उसको मैंने। और हाँ, सेंग फैमिली को भी बैंकरप्ट मैंने किया था। इन शॉर्ट वो अपने मुंह से अपना किया हुआ सारा चीज बोल देता है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि कोई उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी चीज के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। अब वो थोड़ी सी सेंटी होकर उसको कहने लगती है कि पेरेंट्स तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बिहेव किए, मैंने भी तुम्हें अपना भाई समझा था। अब इस बात पे वो गरमा जाता है कि कौन कहा था तुम्हें मुझे भाई समझने के लिए, तुम जानती भी हो क्या फील करता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जब तुमको और लोगों को साथ देखता हूँ ना तो मेरा खून खौल जाता है और अब मुझे सिंह फैमिली का हर कुछ चाहिए, तुम भी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नीचे पार्टी पे। शेन एकदम चिल्ला चिल्ला के तमाशा कर देती है मिस्टर लू को बताने के चक्कर में कि उनकी वाइफ कहाँ पे है, तो सब लोग को लेके पहुंच जाती है वहाँ पे। अब ऑब्वियस सी बात था, गेट तो खुद से खुलता नहीं है तो वो तोड़ के खोलते हैं, पर वहाँ का नजारा देखने लायक था। वॉन तो पूरी ठीक थी और खराब था किसका हालत, तो सेंसुया का। वो किसी और लड़का से चिपका पड़ा था वहाँ पे। अब ये देख के कोई ज्यादा रिएक्ट करे इससे पहले उसकी फ्रेंड चिल्ला चिल्ला के खूब अच्छा खासा तमाशा क्रिएट कर देती है, मतलब उन लोग के बारे में सबको बताना शुरू कर देती है। और तब पता चलता है कि ये प्लान तो उन दोनों दोस्त का ही था। वो जब खाना लाने गई थी ना तो वो देख ली थी शेन को उस वेटर को मेडिसिन देते हुए, तो वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ इन्फॉर्म भी कर दी थी। और जब शेन उसको छोड़ के गई थी तब वो होश में ही थी और वो जल्दी से मैसेज कर दी थी अपने फ्रेंड को उस इंसान को लाने के लिए, क्योंकि अब उनका प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। और चुपके से तकिया के नीचे स्प्रे डाल दी थी जो कि वो पहले से ही उस रूम में अरेंज करके रखी हुई थी। तो प्रेजेंट में तो उन लोग का प्लान अच्छा खासा वर्क किया भी था। हाँ, शेन चिल्ला चिल्ला के सबको बताती है कि ये दोनों कहाँ से आ गए, वो तो वन को और सेंसुया को साथ में देखी थी, पर उसका बात का भरोसा कोई भी नहीं करता अभी। इतनी देर में तो सेंसुया को भी होश आ जाता है और उसके साथ जो लड़का था उसको भी, और वो सभी को बता देता है कि उसको एक मेडिसिन दी थी सेन और यहाँ तक वही उसको लेके आई है। तो अब उसकी बातों पे तो भरोसा सभी लोग करते हैं। तो अब मिस्टर सेन गार्ड्स को कहते हैं कि इन लोग को पुलिस के पास लेके जाने के लिए, और ये क्या करने की कोशिश कर रही थी किसी के साथ, ये सब कुछ बताने के लिए वहाँ पे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो लोग घर पे थे। वन अपने हस्बैंड के पास आती है, तब वो उससे पूछते हैं कि तुम भरोसा करती हो मुझ पे या फिर सिंह सुया पे करती हो। अब इस बात पे तो वो ऑब्वियसली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो आदमी भरोसे के लायक है भी नहीं। और इतना बोल के वो जो प्लान बनाई थी उसके अगेंस्ट और कैसे उसका कन्फेशन रिकॉर्ड की, ये सब कुछ अपने हस्बैंड को बता देती है और जो भी रिकॉर्ड हुआ था वो रिकॉर्डिंग भी उनको सुना देती है। अब ये सब सुन के वो खुश होने के बजाय बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो जाते हैं। वो उसको कहते कि तुमको पता है ना ये कितना डेंजरस हो सकता था। इतना बोल बोल के उसको हक भी कर लेते और साथ में कहते भी है कि आगे से ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि रिस्क उठाने का। तो वन भी उनसे माफी मांग लेती है वैसे। तब जाके उसके हस्बैंड उसको वो एविडेंस दिखाते हैं जो उनको बहुत पहले मिल चुका था सेंसुआ के खिलाफ, तो आज वो उसको देते हैं। वो पेन ड्राइव लगा के चेक करती है तो इसमें सेंसुआ के असिस्टेंट का रिकॉर्डिंग था जब उसको मारा जाने वाला था। वो अपने आखिरी टाइम में सेंसुआ का सारा क्राइम्स बताया था और ये भी कि सेंसुआ उसको मारना चाहता है और अगर वो ना मिले इट मींस वो मर चुका है। तो अब एविडेंस तो वो देख ली थी, पर वो अपने हस्बैंड से कहती है, पर वो अपने हस्बैंड से अब क्वेश्चन करती है कि आप बहुत पहले से सेंसुआ को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे क्या, पर क्यों, आपको पता था कि वो ये सब किया है। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है कि क्या होने वाला है, वो तुम्हारे पेरेंट्स को मारना चाहता है, मुझे भी। अब इसका मतलब तो वो रिबॉर्न हुए, ये चीज वन समझ जाती है और वो भी समझ जाते हैं कि वन भी रिबॉर्न हुई है। तो वो बहुत सेंटी हो जाती है, बहुत रोने लगती है, उनसे माफी मांगती है जो भी वो अपने पास्ट लाइफ में की थी उनके साथ उन सब चीजों के लिए। तो वो सारा सच तो जानते ही थे, तो वो उसको शांत करते हैं। वो पूछती है कि आप मुझसे नफरत करते हैं क्या। वो उसको किस करके बताते हैं कि वो उससे नफरत नहीं करते हैं, पर वो वन से जरूर पूछते हैं कि तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर गिल्ट की वजह से। वो कहती है कि हाँ मुझे गिल्ट तो बहुत ही ज्यादा है, जो भी मैंने आपके साथ किया था पास्ट लाइफ में उन सब चीजों के लिए, पर अब मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ, किसी गिल्ट की वजह से नहीं, बस प्यार की वजह से। तो अब प्यार तो दोनों ही एक दूसरे से करते थे और एक दूसरे को कन्फेस भी करते हैं बड़े प्यार से। तो अब वो उनसे पूछती है कि हमारा 1 साल का ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होने वाला है, आप
सेटिस्फाइड है मुझसे? वो कहते हैं हाँ। तो अब वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं और सिर्फ किस तक ही नहीं रुकते हैं, जो वन चाहती थी वो भी होता है उन लोग के बीच। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग बड़े प्यार से उठती है, अपने हस्बैंड को किस विस करके वहाँ से जाती है। तब उसको एक डायरी मिलता है जो कि उसके हस्बैंड का था। उसमें उसका बहुत पहले का फोटो था, मतलब उसके लाइफ का हर एक फेस का फोटो था, जब जब वो अपने लाइफ में कुछ न कुछ अचीव करती थी उस टाइम का फोटो था, और साथ में उसके बारे में कुछ कुछ लिखा भी हुआ था। अब इस चीज से तो साफ साफ पता चलता है कि उसके हस्बैंड उसको बहुत पहले से पसंद करते हैं। अब इस टाइम पे उसके हस्बैंड भी वहाँ पे आते हैं और देख लेते हैं कि वो उनका डायरी पढ़ चुकी है। तो अब दोनों के बीच में जो था सब सामने था और दोनों एक दूसरे को एकदम दिल से एक्सेप्ट भी कर चुके थे। तब उन लोग का दिन तो बहुत अच्छा बीतने लगा था एज अ कपल। पर एक दिन उनको उनकी वाइफ घर पे नहीं मिलती, पर वो थी कहाँ, तो वो आई हुई थी अपने मायके अपने भाई को अरेस्ट करवाने के लिए। तो वो भी आते हैं वहाँ पे और पुलिस को तो साथ में लाते ही हैं। तो अब अपने पेरेंट्स के सामने वो सारा एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर करती है, जिससे कि उसके पेरेंट्स को भी सेंग सुए के बारे में सारा सच्चाई पता चल जाता है। उसके पापा मम्मी तो बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं, पर सेंग सुए को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसका इस लाइफ में जो भी मकसद था वो सब कुछ पूरा हो चुका था। तो अब वो लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। सेंग सुए अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखती है, वो अपने पापा मम्मी के घर पे आती है, उन लोग के साथ डिनर करती है, एंड देन वहाँ से हस्बैंड वाइफ दोनों अपने जिंदगी में वापस चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।